नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सत्ता के महासंग्राम में महाराष्ट्र और झारखंड की हम बात करेंगे। जहां आज महाराष्ट्र में छिड़े सत्ता के महासंग्राम के बारे में आपको बताएं तो एक तरफ जहां एमबीए ने अभी तक सीट शेयरिंग के मामले जहां शांत नहीं हुए, महाविकास आघाड़ी में फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और आज या कल तक की बात की जा रही है कि सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होगा, लिस्ट आएगी। लेकिन सीट शेयरिंग में हो रही देरी के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट में भी देरी हो रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 99 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। लेकिन इस सीट में, इस लिस्ट में जितने नाम दिए गए हैं उनका सियासी पहुंच कितनी है, क्या फैक्टर्स लगाए गए हैं, कौन किस क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखता है, आज चर्चा इसी पर करेंगे। और यह भी जानेंगे कि बीजेपी ने पिछले 2.5 साल की सरकार में ज्यादा कुछ उलटफेर नहीं किया है और ज्यादातर पुराने लोगों पर ही भरोसा जताया है। और इसका क्या मतलब है? बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने 75 विधायकों को दोबारा मौका दे रही है, जिससे बगावत की स्थिति ना बने, ताकि इसके साथ ही सिर्फ 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है और 10 नए चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके साथ क्या इसके सियासी मायने, आज चर्चा इसी पर भी करेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का क्या बी प्लान हो सकता है, क्योंकि वहां सीट शेयरिंग में लेकर नाराजगी चल रही है, बात नहीं बन पा रही है। विदर्भ की कई सीटों पर अभी होल्ड है, 22 लगभग ऐसी सीटें बताई जा रही हैं जो होल्ड आज देखने को मिल रही हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड और एक तरफ होल्ड की सियासत महाराष्ट्र में नजर आ रही है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, महायुति के ग्राफिक्स, जिसमें आप ये समझेंगे कि पहली लिस्ट में किस तरह से उम्मीदवारों को उतारा गया है और उसमें किस तरह से, उस ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिला है। सबसे पहले ओल्ड इज गोल्ड, बीजेपी ने जो पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया उसके ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। देखिए, 288 में से करीब 160 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हुआ है। और वहीं पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। पार्टी को पुराने और अनुभवी नेताओं पर भरोसा है। बीजेपी का ओल्ड इज गोल्ड प्लान वही है कि पुराने नेताओं को तरजीह, 75 पुराने विधायकों पर भरोसा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 75 पुराने हैं, 3 विधायकों का टिकट कटा है और 3 नए विधायकों को मौका दिया गया है। आपने समझा कि 3 निर्दलीय विधायकों को मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, बाकी 75 जो हैं पुराने हैं। महिला सशक्तिकरण पर भी जोर इस लिस्ट में हमें देखने को मिला है कि यहां भी जोर देती भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। 13 महिला उम्मीदवारों को इस पहली टिकट में तरजीह दी गई है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि किसी भी मुस्लिम को अभी तक 99 सीट पे जो लिस्ट आई है उसमें किसी को भी मुसलमान को टिकट यहां से नहीं दिया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के वो 10 कौन से चेहरे हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो 10 बड़े नाम, वो भी सीधे आपको ग्राफिक्स अब दिखाएंगे। बीजेपी के 10 ऐसे उम्मीदवार, जिसमें सबसे पहले श्रीगोंदा से प्रतिभा पाचपुते, मलाड़ पश्चिम से विनोद शेलार, देवली देव से राजेश बकाने, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो नए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के जो 10 नए उम्मीदवार हैं। भोकर से श्री जया चौहान, चिचवण से शंकर जगताप और गोंदिया से विनोद अग्रवाल, यानी 6 उम्मीदवारों के नाम हम आपको बता चुके हैं अब तक। 4 और नाम ऐसे हैं जिसमें विधानसभा फुलबरी आती है, अनुराधा चौहान, कल्याण पूर्व से आते हैं सुलभा गायकवाड़, ये वो नाम है जो नए उम्मीदवारों के तौर पर बीजेपी ने यहां से दांव चलाए। इसमें आता है इचल करंजी से राहुल अवाड़े और रावेर से आते हैं आमोल जावले। ये वो 10 प्रत्याशी हैं जो इस बार नए हैं, यानी पहली बार इनको मौका दिया गया है। अब बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में आधी आबादी यानी 13% सीटें जो हैं वो महिलाओं को दी हैं। यानी बीजेपी ने अपने कोटे से 13 महिला उम्मीदवारों को सियासी मैदान में उतार दिया है। अब महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं की जब बात कर रहे हैं तो 13 महिला प्रत्याशियों को सियासी मैदान में उतारा है। आइए अब आपको यह बताएंगे कि वो 13 महिलाएं उम्मीदवार कौन कौन सी हैं और किस विधानसभा सीट से वो अपना भाग्य आजमा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स आपको महिला 13 प्रत्याशियों के हम बताने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 13 महिलाओं को जगह दी गई है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि प्लीज वो ग्राफिक्स दिखाएं जिसमें 13 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले देखिए, भोकर से अगर हम देखें तो श्री जया अशोक चौहान आती हैं, फुलबरी से देखें तो अनाराधा अतुल चौहान आती हैं और नासिक से देखें तो सीतामाई महेश हेरे आते हैं। ये वो 3 नाम हो गए हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इन नामों में और जो
10 नाम और हैं, वो अलग अलग सीट से महिलाओं को यदि आधी आबादी को साधने की कोशिश यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। कल्याण पूर्व से हमने आपको बताया, यहां से सुभला गायकवाड़ हैं, बेलापुर से विजय मात्रे हैं और शेरगांव से मोनिका राजीव राजले हैं, गोरेगांव से विद्या ठाकुर, माधुरी सतीश मिसाल पार्वती से आती हैं, श्रीगोंडा और केज से यानी प्रतिभा पचपुते और नमिता मुदंडा, ये वो नाम हैं जहां 13 महिला कैंडिडेट्स पर भरोसा यहां जताया गया। लेकिन बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह यहां भी कास्ट फैक्टर का विशेष ध्यान रखा है और जातीय समीकरण को साधने में कोई चूक नहीं की है। बीजेपी ने यहां यही खासियत उसे बाकी पार्टियों से अलग करती है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किस जाति पर कितने उम्मीदवारों पर दांव लगाया है और सियासी मैदान में उतारा है। अब आपको जातीय समीकरण वाले जो हैं वो भी आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ये भी आपको दिखाया। अब बीजेपी ने महाराष्ट्र के सत्ता के महासंग्राम जीतने के मूड से इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, क्योंकि थोड़ा आगे सीट शेयरिंग पर भी और प्रत्याशियों की लिस्ट पे भी, और वो सरकार बनाने के मूड में है। इसलिए बीजेपी के चक्रव्यूह की रचना जो उसने की है, उस चक्रव्यूह को भेदना विपक्ष या एमबीए के लिए बस की बात नहीं होगी। इसके बीजेपी ने जातीय समीकरण, महिला समीकरण के साथ साथ संभाग यानी जो रीजन वाइज भी यहां ध्यान रखा है, यानी जीरो एरर के साथ पूरा फोकस है। आइए जानते हैं कि बीजेपी रीजन वाइज कितने उम्मीदवारों को अब तक उतारा है पहली लिस्ट में, उसके लिए सत्ता का मार्ग प्रशस्त जो है वो करेंगे। अब आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे रीजन वाइज के बीजेपी ने पहली लिस्ट में कितने रीजन वाइज प्रत्याशियों को उतारा है। तो ये देखिए, अब आपके सामने ग्राफिक्स आएगा रीजन वाइज। विदर्भ से 23 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, उत्तर महाराष्ट्र से 19 और मराठवाड़ा से 16 सीटों पर प्रत्याशियों को यहां उतारा गया है। इस रीजन से कितने उम्मीदवार हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि ये जो 6 रीजन हैं ये जातिगत फैक्टर्स के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनमें सीटों के आधार पर अगर आप समझेंगे तो देखिए, विदर्भ से 23 सीटें आती हैं, उत्तर महाराष्ट्र से 19 प्रत्याशियों को लिस्ट दिया गया है, मराठवाड़ा से 16 प्रत्याशियों को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही आपको बताएं तो मुंबई की 36 में से अभी तक 14 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर बीजेपी ने की है। कोंकण की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। ये आपने रीजन वाइज समझा, जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो एमबीए गठबंधन में अभी तक विवादों में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन उलझा हुआ है, आगे बढ़ गए, सीट शेयरिंग पर ही बात यहां नहीं बन पा रही है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीतियों पर क्या जवाब दे पाएगी महाविकास अघाड़ी, कहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जो बात कर रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, और संजय राउत का इसको लेकर एक बयान सामने आ गया है, सीधा आपको सुनवा देते हैं। आज अभी भी है, हमारे से ज़्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे, मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। तो आप नाना पटोले साहब को सुन रहे थे, कांग्रेस से वहां के अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, एक दिन में या तो आज रात तक या कल तक आएगी। लेकिन संजय राउत साहब का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि देरी कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस के नेता दिल्ली से फैसला लेते हैं, यहां से उनको फोन किया जाता है, इसलिए फैसले लेने में वक्त लग रहा है। लेकिन शरद पवार हैं कि जो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। इन तमाम समीकरणों, इन तमाम जो बातें वहां चल रही हैं उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से मेरे साथ मेहमान जुड़ गए, साथ ही हमारे जो सहयोगी हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं, शैलेश पांडे जी जुड़ गए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, निजामुद्दीन रईन साहब जुड़ गए कल की तरह कांग्रेस से मेरे साथ प्रवक्ता है, मनीषा जोशी संवाददाता है मुंबई से, और बाबूलाल राठौर संभाजी नगर से मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास आऊंगा आज मनीषा, बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट है कल से लेकर आज तक महाविकास अघाड़ी में, जो अलग अलग बयान, चाहे नाना पटोले का बयान हो, संजय राउत साहब का बयान हो, कहां बात अटक रही है, किन सीटों पर बात फंसी है?
आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा, प्लीज चेक कर लें, अनम्यूट कर लें। जी अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ही जो है बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें जो कोलाबा है, कोलाबा विधानसभा से जो है राहुल नार्वेकर है, और इसके साथ ही जो है ये मलाबार हिल से जो है मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं। इसके साथ ही जो है बांद्रा से है, बांद्रा जो है पश्चिम से है, आशीष शेलार जी हैं। इसके साथ ही जो घाटकोपर पश्चिम से है वो राम कदम जी लड़ने वाले हैं। और इसके साथ ही जो महाविकास आघाड़ी में जो गड़बड़ चल रही है उससे लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस की अभी ही दिल्ली में कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उससे उसकी जो बैठक है कुछ देर में अभी होने वाली है। और इसके साथ ही शिवसेना शिंदे गठ की अगर बात करें तो आज रात तक जो है उनकी पहली लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 60 से 65 सीटों पर शिवसेना शिंदे गठ है जो लड़ने का दावा कर रही है। इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी का जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से है, जो कांग्रेस है वो 110 से 115 सीटों पर लड़ने वाली है। इसके साथ ही जो एनसीपी अजित पवार शरद पवार गुट है वो ये 85 से 80 के बीच में लड़ने वाली है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो है उद्धव ठाकरे गुट है वो 90 से 95 पर लड़ने वाले हैं। अभी तक की यह जानकारी सामने आई है। और जो संजय राउत, बाबूलाल आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी में लगातार सस्पेंस बना हुआ है, तो अलग अलग अगर हम दलों के नेताओं के बयान सुने तो उस बयानों के आधार पर क्या लगता है आज रात तक या कल तक जो फैसला आएगा वो होल्ड क्यों हुआ? क्या आपके इनपुट्स कहते हैं? देखिए विकास, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कल ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार बयान आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे संजय राउत के बयान हो या नाना पटोले के बयान हो। कभी कहते हैं कि हमारी मीटिंग चल रही है, कल तक हमारी लिस्ट जारी होगी, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। के चलते जो चर्चा है वो चर्चा ये भी सामने आ रही है कि क्या अगर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनती है तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या अपने बल पर चुनाव लड़ सकती है महाराष्ट्र में। हालांकि संकेत इस तरह से मिलने के बजाय वजह से ये चर्चा सामने आ रही है, लेकिन आप देखना होगा, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नाना पटोले और संजय राउत की तरफ से बयान आया है कि कल जो है पहली लिस्ट सामने आएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को बार बार दिल्ली जाना पड़ता है हाईकमान के पास छोटी छोटी बातों को लेकर, क्योंकि वो जो फैसले वो दिल्ली से ले रहे हैं। ऐसे में आप देखना होगा, क्या दिलचस्प होगा कि क्या पहली लिस्ट में इनका सामने निकल कर आता है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें विकास तो बीजेपी आगे चल रही है, 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ग्राफिक्स से हमने बताया कि कहां कितने फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। आगे बढ़ूंगा उससे पहले निजामुद्दीन रईन साहब, कल भी हम यही जिक्र कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि अभी तो लेट नहीं हुए हैं और आज रात तक या कल सुबह तक हो जाएगी, तो आज शाम का वक्त बीत चुका है। मुझे लगता है विवाद करीब 28 से लेकर 25 सीटों पर उलझता नजर आ रहा है, जहां विदर्भ की 12 सीटें और यहां उद्धव गुट का दावा जो है, मुझे लगता है यहां मेरे जितने इनपुट्स हैं वो ये कहते हैं कि इन 12 सीटों पर उद्धव गुट का दावा है, इसलिए कांग्रेस और उद्धव गुट में बात नहीं बन पा रही है। क्या कहेंगे इन विदर्भ की सीटों पर क्यों ये सस्पेंस उलझ रहा है? देखिए, कहीं सस्पेंस जो है विकास जी नहीं है, ये तो फिर देरी क्यों है भाई? जब हम एक साथ अकेले जब चुनाव लड़ रहे होते हैं, किसी और पार्टी के साथ कोई हमारा एलाई नहीं होता, तो हमारे यहाँ निर्णय लेने को बड़ी आसानी होती है। लेकिन जब हम अलग 3 पार्टियों के एलाई के साथ लड़ रहे हैं तो हमारे पास निर्णय लेने के लिए हमें वक्त चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग अलग परिस्थिति है। विदर्भ की अलग है, कोंकण की अलग है, मुंबई की परिस्थिति अलग है। तो उसमें और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए कोई डेडलाइन थी जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं थी। फिर आपके प्रत्याशी कहेंगे सर प्रचार के लिए टाइम नहीं मिला है, प्रत्याशियों का तो ध्यान रखिए कम से कम। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद आऊंगा। तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको को लेकर और बात हो रही है महाविकास आघाड़ी की लिस्ट की, और एक तरफ बीजेपी और जिस तरह से जो महायुति का गठबंधन उसकी लिस्ट आई है। शैलेश पांडे साहब, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? आपकी लिस्ट तो आई है 99 प्रत्याशियों की, लेकिन 75 पुराने पर दाव लगाया है इस बार। क्या पुराने चेहरों को, नेताओं को ज्यादा तरजीह, किस तरह से इस बार देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पे किसी भी
उम्मीदवार को टिकट देती है और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था उनको हमने पार्टी ने टिकट दिया है। और हमारी लोकतंत्र प्रणाली के हिसाब हमारा संसदीय बोर्ड है, जिसमें संसदीय बोर्ड ने ये निर्णय लिए हैं हर क्षेत्र के आधार को देखते हुए। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में संजय राउत नाना पटोले पर टिप्पणी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे हैं कि हम नाना पटोले से बात ही नहीं करेंगे। बताइए, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी की आज इतनी बुरे दिन आ गए हैं कि उसके महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष से उद्धव ठाकरे और शिवसेना और संजय राउत जैसे नेता बात करने को ही तैयार नहीं है। इतना मनभेद इनके बीच में हो गया है। अभी तक इनकी लिस्ट नहीं जारी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें आपसी बहुत बड़ा मनभेद दोनों है। और ये महाराष्ट्र की जनता दिख रही है, क्योंकि जब कभी भी वैचारिक आधार पर एकता नहीं होती है और दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं, जबरदस्ती के लोग, तो ये इसी तरह की हालत होती है। और उद्धव ठाकरे जी के लिए तो उद्धव ठाकरे जी सोनिया गांधी जी के पास गए, राहुल गांधी जी के पास गए और संजय राउत बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होंगे। लेकिन ये लाख गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, दिल्ली में कितनी सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी ने, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल बनने नहीं दिया। आज मैं ये तो कहूंगा उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा अपमान महाविकास आघाड़ी के अंदर हो रहा है। ठीक है, रहीम साहब जवाब दीजिए। कई सारे आरोप वो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो छोड़ दीजिए, अभी आपके नाम ही फाइनल नहीं हो रहे हैं। पहले हो गई है बीजेपी जो है, बीजेपी शेख चिल्ली का सपने देखते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र की जनता ने टेस्ट किया है और इनको वो पटकनी दी है जो जिंदगी भर याद रखेंगे। और अभी इस चुनाव में भी हम इनको वही करने जा रहे हैं। ये सब दिखावा करने का काम होता रहता है कि ये लड़ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। अब रहीम साहब फिर एक सवाल और उठेगा कि ऐसी कैसी पटकनी दी है कि केंद्र में आज भी बीजेपी बैठी है। मुझे समझ में नहीं आता है हार को आप अपनी जीत क्यों बता रहे हैं? भाई केंद्र में तो आज भी बीजेपी है। विकास ये फेक नैरेटिव के आधार पर लोकसभा में भले ये वोट नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरियाणा में रिजल्ट दिखा दिया है। हरियाणा में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया है। अब वही महाराष्ट्र में भी ठीक है, मैं कहूंगा एक एक कर हम बात करेंगे तो ज्यादा पब्लिक तक पहुंचेगी, दर्शकों तक आपकी बात पहुंचेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, उसके बाद आऊंगा तो मनीषा और बाबूलाल आप दोनों के पास भी आऊंगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। 8 सीटें हम जीते थे, तो उद्धव साहब कह रहे हैं कि विधानसभा में हम ज्यादा विदर्भ में जीते थे, तो कहां क्या बात अटक रही है ऐसी? क्योंकि संजय राउत साहब को खुद सामने आना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं आपके नेताओं के, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो दिल्ली के फोन से फैसला लेते हैं, इसलिए देर लग रही है। कोई नई चीज नहीं है कि हम दिल्ली के नेतृत्व से बगैर कोई फैसला करें। ये कोई नई पहली बार है नहीं, और ये पहली बार भी नहीं है कि हम कोलैबोरेशन में लड़ रहे हैं। हम तो ये 20 साल से चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ फैसले जहां होते हैं वहीं होते हैं। हम किसी के कहने से अपने फैसले नहीं बदलते। दूसरी चीज ये कि मैंने आपको पहले कहा कि हर जगह कांग्रेस मजबूत है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा सीटों पे लड़े। हमारे दूसरे भाई साथी हैं। अच्छा रहीम साहब, एक सवाल यहाँ से मेरा और है कि आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी को लेकर तमाम चीज, उसके बाद भी 75 चेहरों पर, पुराने चेहरों पर दाव लगाया है उन्होंने, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने चेहरे बदले तो वो भाग जाने वाले हैं और भाग के वो दूसरी जगह जाने में, इसलिए डर बस जो है इनको टिकट पकड़ाया जा रहा है। साहब आपको तो हमारे साथ ही रहना है। ये सारी चीजें होती हैं राजनीति में। 2 दिन में सारा पिक्चर इस प्रदेश का क्लियर हो जाएगा, कौन कितने लोगों को लड़ा रहा है। आज तक बीजेपी दावा कर रही थी कि हम परिवारवाद नहीं चलाते। 13 जगहों पर परिवारवाद को टिकट दिया है आपके बीजेपी की 99 की लिस्ट में, 13 जगहों पर। तो ये जो बातें करते हैं, शैलेश जी से इस पर मैं जवाब लूंगा। उससे पहले मनीषा आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की अपनी बातें हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट की जो एंट्री हुई है वो इस समय किस तरह से जमीन पर काम कर रही है? उनकी पार्टी को लेकर किस तरह की बातें हैं? उनके प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ चल रहा है?
जी बिल्कुल, इस बार जो बीजेपी है, बीजेपी नए पार्टीज को भी मौका दे रही है। नए पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम करेंगे, जनता तक किस तरह से पहुंचेंगे, ये देखने के लिए जो है बीजेपी ने नए लोगों को भी इस बार मौका दिया है। और यहाँ और महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो सुबह से ही एक जो है ये जो अफवाह है जो वो सुनने को मिल रही थी। जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, उन्होंने बीजेपी के साथ बैठक की। इस तरह की अफवाहें जो है सुनने मिल रही थी और इसी अफवाह को लेकर जो है सांसद संजय राउत ने ये बयान दिया है कि ये जो सब बातें सुबह से हो रही है वो बिल्कुल गलत है, वो अफवाह है। हम ऐसी शक्तियों के सामने, ऐसी पार्टी के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। बीजेपी से हाथ मिलाना यानी कि अफजल खान और औरंगजेब से हाथ मिलाने जैसा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो विदर्भ को लेकर जो कांग्रेस और उबाटा शिवसेना में जो मतभेद चल रहा था, जो विदर्भ की जगह है वह पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। इसके साथ ही जो बता दें विदर्भ जो है उसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है बीजेपी और कांग्रेस का ठीक रह है चुका मनीषा, मैं आपके पास है। आऊंगा और हालांकि क्यों ये देर लगी है, किस तरह की बातें, उस पर भी हम जानेंगे। बाबूलाल आपके पास भी आऊंगा वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर। दोनों मेहमान और हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने। समय की अपनी सीमाएं। फाइनल कमेंट्स शैलेश पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं। आपकी पहली लिस्ट आई है, किस तरह से इस बार उतर रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? फाइनल कमेंट। बहुत ही कॉन्फिडेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में विकास की गंगा बहाई है, जो संकल्प लिया है भारत माता को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का, उस पर चलते हुए उनके विकास कार्यों को देखते हुए और डबल इंजन की सरकार, महायुति सरकार ने जो यहाँ पर हमने विकास की गंगा बहाई है, चाहे लाडली बहन योजना के माध्यम से आज करोड़ों बहनों के खातों में जो पैसे मिले, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ठीक है और उसके साथ नईम साहब आपका फाइनल कमेंट। ठीक है सर। में जो विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, उसके आधार पर महायुति की सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। बिल्कुल। नईम साहब आपका फाइनल कमेंट। बांट कर वोट नहीं मिलते, पैसा लेके भी लोग चले जाते हैं। ये जो बीजेपी का एक प्लान है कि पैसा दे दो, सबको घरों में पैसे पहुंचा दो, ये महाराष्ट्र है, ये बहुत ही डेवलप्ड प्रदेश है। यहाँ महिलाओं ने इतने बड़े बड़े पैमाने पे क्रांति की है, शिक्षा को लेकर, धर्म को लेकर। यहाँ पैसा बांट के वोट नहीं मिलने वाला है, डेवलपमेंट करके काम दिखा के लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो इस बार के परिणामों में दिखा गया नईम साहब, लेकिन आपको भी बहुत बहुत बधाई। शैलेश पांडे जी आपको भी। मनीषा बताइए आज किस तरह की तैयारियां, क्या आज रात तक लग रहा है कि लिस्ट आ जाएगी महाविकास आघाड़ी की? जी बिल्कुल, ये जो महाविकास आघाड़ी है उसकी जो लिस्ट है वो आज या फिर कल में आ सकती है, क्योंकि लगातार जो है महाविकास आघाड़ी की ओर से मुंबई और दिल्ली में बैठकें ली जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है बाला साहेब थोराट, वो कल ही उद्धव ठाकरे से कल मुलाकात करेंगे। और जो महायुति के शिंदे गुट की अगर बात करें तो आज रात तक जो है उनकी जो पहली लिस्ट है वो संभावित है, आ सकती है, जो कि 60 से बिल्कुल। बाबूलाल आखिरी कमेंट आपका कि शरद पवार जो हैं वहां के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी तरफ से एक बयान भी है कि सब कुछ ठीक ठाक है, जल्द ही लिस्ट आएगी। किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए विकास, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और वो लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से नाना पटोले और संजय राउत के बयान आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और चलिए देखना होगा कि किस तरह से चीजें बेहतर होंगी। हालांकि कांग्रेस की और महाविकास आघाड़ी की जब पहली लिस्ट आएगी तो उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे और आगे चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद साहब। नईम जी आपका, शैलेश पांडे जी आपका, मनीषा आपका, बाबूलाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।